और उस भाग का विस्तार आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक है। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स 3 आर्टिकल्स तो ज़रूर जानते हैं, 352, 356 और 360। और जो आप इन 3 आर्टिकल्स को जानते हैं, यही आपातकालीन प्रावधान है। और हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में इन्हीं को पढ़ेंगे खास तौर से। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं पहले प्रकार के आपातकाल से, और एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित बिंदुओं में हम इन तीनों प्रकार के आपातकालों को पढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि तीनों में हम अच्छे से तुलना कर पाएं। देखिए पहले प्रकार का आपातकाल है वो है युद्ध, बाह्य आक्रमण, अथवा सशस्त्र विद्रोह की दशा में आपातकाल। सशस्त्र विद्रोह की दशा में आपातकाल। अनुच्छेद 352, ये पहला आपातकाल है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की दशा में आपातकाल। 3 शब्द आपने यहां पढ़ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। हम अलग अलग बिंदुओं में देखिए इसे पढ़ते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें इस आपातकाल को आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। हालांकि इस शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन हम आर्टिकल 352 को राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। देखिए एक बिंदु है, इसमें एक एक बिंदुओं को देख के पढ़ेंगे हम, तब आपको ये चीज ज्यादा समझ आएगी। सबसे पहले समझिए आप इसकी उद्घोषणा कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। उद्घोषणा, यदि राष्ट्रपति को ये लगे, ये आभास हो या समाधान हो कि युद्ध की वजह से, बाह्य आक्रमण की वजह से या फिर सशस्त्र विद्रोह की वजह से, इनमें से किसी भी एक वजह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा संकट में है, तो वह आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति ने ये उद्घोषणा की, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यह भी ध्यान रखें, इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो ये उद्घोषणा करता है, ये उद्घोषणा केवल आशंका के आधार, केवल वास्तविक घटना घटित होने पर ही नहीं की जा सकती, बल्कि आशंका के आधार पर भी की जा सकती है। मतलब ये कि वास्तविक युद्ध हो तभी नहीं, बल्कि यदि युद्ध की आशंका हो तो भी ऐसी उद्घोषणा की जा सकती है। तो ऐसी उद्घोषणा, ध्यान रखें, आशंका के आधार पर भी की जा सकती है। इस उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये ध्यान रखें इन शब्दावलियों को। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, आशंका के आधार पर की जा सकती है उद्घोषणा। फिर ध्यान रखें, मान लीजिए चीन ने सिक्किम पे आक्रमण किया, तो ये उद्घोषणा पूरे देश में लागू होगी या केवल सिक्किम में इसका प्रभाव होगा? तो दोनों ऑप्शन है, इसे पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है या केवल प्रभावित क्षेत्र विशेष में भी लागू किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन खुले हैं। फिर एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन, और इस 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस उद्घोषणा में, इस आर्टिकल में व्यापक चेंज हुए। आर्टिकल 352 में देखिए, आर्टिकल 352 के संबंध में आपसे एग्जाम में पूछे कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ, तो आप तो 44वां संविधान संशोधन कर दीजिए। इसमें जितने संशोधन हुए, 1-2 संशोधनों को छोड़ दें तो सारे 44वां संविधान संशोधन। और इसमें 1-2 बातें और जोड़ी गई, देखना, ध्यान रखना। एक तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, इसके जगह आंतरिक अशांति शब्द था। तो आंतरिक अशांति शब्द को तो किया गया समाप्त, और इस आंतरिक अशांति शब्द को समाप्त कर इसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। एक बात, इसी संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 352 में प्रावधान किया गया कि ऐसी उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर ही होगी। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर ही होगी। मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट।
देखिए एक बात और ध्यान रखें, हमारे पूरे संविधान में 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया था। वर्तमान में केवल एक बार शब्द यूज किया गया है। हर जगह मंत्री परिषद शब्द आया, वर्तमान में एक बार इस शब्द का यूज किया गया है, कैबिनेट का, मंत्रिमंडल का, और वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया आर्टिकल 352 में, इसी संदर्भ में। ठीक है, और ऐसी उद्घोषणा इसी संशोधन द्वारा ये किया गया। इससे पहले ये था कि ये उद्घोषणा 2 माह तक प्रभावी रहेगी, संसद के अनुमोदन के बगैर ये 2 माह तक प्रभावी रहेगी, लेकिन इस संशोधन द्वारा उस अवधि को 1 माह कर दिया, घटा के 1 माह कर दिया। ये इसकी उद्घोषणा है। इन तीनों में से किसी वजह से उद्घोषणा की जा सकती है, आशंका के आधार पर की जा सकती है, इसकी न्यायिक समीक्षा होगी, और ये उद्घोषणा पूरे देश में भी लागू की जा सकती है, क्षेत्र विशेष में भी की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक शांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर ऐसी उद्घोषणा होगी, और ऐसी उद्घोषणा 1 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगी। देखिए आगे दूसरा बिंदु अगर हम इसमें देखें तो वह है संसद द्वारा अनुमोदन। संसद द्वारा अनुमोदन, और संसद के अनुमोदन से आप क्या समझते हैं? मतलब ये कि 1 माह की अवधि में, इस 1 माह की अवधि में यदि संसद के दोनों सदन इसे अनुमोदित कर दें, अब कौन से बहुमत से? तो मूल संविधान में इसके लिए साधारण बहुमत का प्रावधान था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, मैं कह रहा हूं 44वां संविधान संशोधन, याद रखना, इसमें बार बार आएगा। 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें बहुमत विशेष कर दिया गया। अनुमोदन के लिए अब विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। विशेष बहुमत से यदि इस 1 माह की अवधि में संसद के दोनों सदनों ने इसे अनुमोदित कर दिया तो ऐसी उद्घोषणा अनुमोदन की तिथि से 6 माह की अवधि तक बढ़ जाएगी, और 6 माह की अवधि की से पूर्व यदि इसे पुनः अनुमोदित कर दिया तो ये आपातकाल फिर से 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। इस प्रकार से प्रति 6 माह से संसद के दोनों सदन यदि इसे विशेष बहुमत से अनुमोदित करती रहे तो यह 6 माह की अवधि के लिए बढ़ता चला जाता है, हर 6 माह के लिए बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? और इस प्रकार से 6 माह बढ़ता चलाएगा। अधिकतम कितने समय तक लागू रखा जा सकता है? तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, आपके यहाँ पे कंफ्यूजन होगा और आप 3 साल की बात करेंगे, लेकिन ऐसी उद्घोषणा, ऐसा आपातकाल 3 साल के लिए लिमिट नहीं है। 3 साल की लिमिट तो 356 में है, राष्ट्रपति शासन में है, जो आप यहाँ आपको गलती से याद रह जाती है। ये अनंत समय तक, अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है। शर्त यह है कि 6 माह से इसे संसद अनुमोदित करती रहे। देखिए पहला आपातकाल 1962 में लगा था, 26 अक्टूबर 1962, 10 जनवरी 1968 तक रहा, 3 साल से ज्यादा, देख लीजिए आप। दूसरा 1971 में लागू हुआ, 1977 तक रहा, 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977, 3 साल से ज्यादा है। कितने भी समय तक रखा जा सकता है लागू, ये खास बात ध्यान रखनी। ठीक है, विशेष बहुमत से होता है इसका अनुमोदन, ये भी ध्यान रखना है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया विशेष बहुमत का प्रावधान। पहले साधारण बहुमत से ही प्रावधान था, इसे विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया। कब? वो किया जाता है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। एक स्थिति और समझ लीजिए इसमें, मान लीजिए इसे अनुमोदित करने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई। वो स्थिति यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, वहां भी आ सकती है, हर बार आ सकती है। इसे अनुमोदित करने से पहले लोकसभा भंग हो गई तो लोकसभा का तो अस्तित्व समाप्त हो गया। तो क्या होगा? अब क्या होगा? तो केवल राज्यसभा के अनुमोदित कर देने से ये उद्घोषणा 6 माह की अवधि तक बढ़ जाती है। लेकिन जरूरी यह है कि जो नई लोकसभा चुन के आए वो अपनी पहली बैठक से 1 माह की अवधि में इस उद्घोषणा को अनुमोदित करें। ठीक है, चलिए अगला बिंदु हम देखते हैं। संसद द्वारा अनुमोदन हो गया, अब इस उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी? ये उद्घोषणा समाप्त कैसे की जा सकती है? एक तो राष्ट्रपति के आदेश से
राष्ट्रपति अपने आदेश से इसे समाप्त करने की घोषणा करेगा, ये समाप्त हो जाएगी। एक बात तो ये। दूसरा, यदि संसद इसे अनुमोदित ना करे, संसद द्वारा इसे अनुमोदित न किए जाने पर समाप्त हो जाएगी। और तीसरा ये प्रकार है इसे समाप्त करने का, ये मूल संविधान में नहीं दिया गया, ये प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ये इसे समाप्त करने का एक और तरीका इसमें शामिल किया गया, और ये पावर दी गई लोकसभा को कि लोकसभा यदि अपनी विशेष बैठक बुलाकर इसे समाप्त करने के प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर दे तो यह समाप्त हो जाएगी। मतलब यह कि 1 माह की अवधि में इसे अनुमोदित कर दिया, 6 माह तक बढ़ गया। अब देखिए समाप्त कैसे होगी, तो या तो राष्ट्रपति किसी भी समय इसे समाप्त करने की घोषणा करेगा, समाप्त हो जाएगी, या फिर संसद यहां अनुमोदित वापस नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह विचार किया गया कि लोकसभा को अलग से पावर देने चाहिए कि एक बार संसद ने अनुमोदित कर दिया, अब यहां तक इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन व्यवस्थापिका के पास ऐसा कंट्रोल होना चाहिए। तो बीच में भी इसे कभी भी लोकसभा अपनी विशेष बैठक बुलाकर साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करेगी, बीच में कभी भी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसे अनुमोदित किया जाता है विशेष बहुमत से, ध्यान रखें बात। लेकिन समाप्त इसे लोकसभा केवल साधारण बहुमत से कर सकती है। इसे अनुमोदित किया जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, जबकि इसे समाप्त करने की शक्ति केवल लोकसभा की है। यह समझ रहे हैं आप? फिर देखें आगे आप समाप्ति के बाद में इसके प्रभाव क्या होंगे वो और समझ लीजिए। इस उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा, और इस उद्घोषणा का प्रभाव, एक प्रभाव तो होगा कार्यपालिका संबंधी प्रभाव, और कार्यपालिका संबंधी प्रभाव क्या होगा? ये प्रभाव ये होगा कि अब राज्य सरकार, क्योंकि अब इस आपातकाल में क्या होगा, पूरे देश पे अब केंद्र सरकार वो प्रभावी होगी। अब राज्य सरकारें वो समाप्त नहीं होंगी, समाप्त तो नहीं होती हैं, उनका वजूद बना रहेगा, अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन वो पहले जैसे स्वायत्त नहीं रह पाती है इस अवधि में। अब वो केवल उन काम को करेगी जिन कार्यों के संबंध में केंद्र सरकार उन्हें निर्देशित करे। अर्थात राज्य सरकारें केंद्र के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करती है। अब समझ रहे, वो स्वायत्त नहीं रह पाती। तो अब राज्य सरकारें समाप्त तो नहीं होंगी, लेकिन वो शक्तिहीन हो जाती हैं। अब वो केंद्र के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करती है। ये कार्यपालिका संबंधी प्रभाव हुआ इसका। विधायी प्रभाव क्या होगा? तो विधायी प्रभाव देखिए आप, इसका एक विधायी प्रभाव तो ये होगा, ये आर्टिकल 353 में कहा गया है, ये भी 353 में है, लेकिन साथ में इसमें 250 में भी एक बात है। कहा गया कि यह आपातकाल लागू होगा। अब राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति, राज्य सूची के किसी विषय पर अब कानून कौन बना देगी? संसद बना देगी। और संसद द्वारा बनाए गए ये कानून, ये आपातकाल के यहाँ समाप्त होने के, ये आपातकाल समाप्त हुआ उसके 6 माह बाद तक प्रभावी रहेंगे। इस समय तक भी ये प्रभावी रहेंगे। आपातकाल में तो प्रभावी रहेंगे, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक भी वो प्रभावी रहेंगे। ये प्रावधान आर्टिकल 250 का है, ध्यान रखें। संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के इस विषय पर इस आपातकाल में। फिर देखिए दूसरा प्रभाव इसका, और विधायी प्रभाव क्या होगा? अब इसका एक विधायी प्रभाव यह भी होगा कि अब राज्य सूची के विषय में संसद कानून तो बना ही देगी, लेकिन साथ में लोकसभा के कार्यकाल को भी और राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल को भी एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा का कार्यकाल भी और विधानसभाओं का कार्यकाल भी। यह इसका विधायी प्रभाव है।
अर्थात ये कि विधानसभाएं समाप्त नहीं होंगी राज्यों की, लेकिन वो शक्तिहीन हो जाती है। अब राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त हो जाती है? संसद को। ये विधायी प्रभाव है। वित्तीय प्रभाव क्या होगा? वित्तीय प्रभाव ये होगा, और वित्तीय प्रभाव दिया गया है अनुच्छेद 354 में। वित्तीय प्रभाव ये होगा कि अब केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्त आयोग वित्तीय वितरण संबंधी प्रावधान करता है, उन प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय वितरण संबंधी प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह आर्टिकल 354 कहता है आपातकाल का प्रभाव। और एक जो प्रभाव, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मूल अधिकारों पर प्रभाव। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है। और मूल अधिकारों पर प्रभाव का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 358 में और अनुच्छेद 359 में। इनके तहत मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 368 कहता है कि यदि आपातकाल लागू हुआ 352 के तहत, और वो भी किस किस वजह से, या तो युद्ध की वजह से या बाह्य आक्रमण की वजह से। 358 केवल इन दो की वजह से होता है तो ही प्रभावी होता है, जबकि 359 तीनों वजह से हो सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तीनों की वजह से। ठीक है। 358 कहता है कि यदि इन दोनों में से किसी वजह से आपातकाल लागू हुआ, तो आपातकाल के लागू होते ही, उद्घोषणा के साथ ही, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। इसका मतलब आर्टिकल 358 का संबंध केवल अनुच्छेद 19 से है, केवल आर्टिकल 19 की बात करता है, और वो स्वतः निलंबित हो जाता है, अपने आप निलंबित हो जाएगा। उद्घोषणा हुई, अनुच्छेद 19 हमसे एक तरीके से प्रभावी नहीं रहेगा, निलंबित हो जाएगा। और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र है, ये आप जानते हैं। आप पढ़ाना अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की, निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति, कारोबार, व्यापार करने की स्वतंत्रता, वो निलंबित हो जाती है। ये आर्टिकल 359 है, आर्टिकल 19 से संबंधित है। आर्टिकल 359 में क्या है? जहां आर्टिकल 358 का संबंध आर्टिकल 19 से है, आर्टिकल 359 के तहत संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। वो पूरे भाग 3 पर लागू होता है, ये केवल 19 की बात करता है। ठीक है। लेकिन अंतर यह है कि ये भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित केवल तभी होंगे जब राष्ट्रपति ऐसा कोई आदेश जारी करेगा, मतलब ये स्वतः नहीं होते हैं। आर्टिकल 358 स्वतः हो जाएगा, आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होगा। इसके तहत भाग 3 में दिए गए कोई अधिकार वो तब निलंबित होंगे जब राष्ट्रपति ऐसा कोई आदेश जारी करेगा। और उससे भी खास बात ये कि केवल वे अनुच्छेद ही निलंबित होंगे जिनका राष्ट्रपति के उस आदेश में उल्लेख होगा, केवल वही, सारे नहीं होंगे। मतलब ये कि मान लीजिए आपातकाल लागू हुआ, यहाँ 20 दिन बीत गए, 20 दिन बाद में राष्ट्रपति को लगा कि अधिकारों का निलंबन करना है, तब उसने 20 दिन बाद आदेश निकाला, तो इन 20 दिन में इसके तहत कोई अधिकार निलंबित नहीं होगा। यहाँ राष्ट्रपति ने आदेश निकाला, और राष्ट्रपति ने आदेश निकाल के कहा कि आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को और आर्टिकल 16 को निलंबित किया जाता है, तो आर्टिकल 14, 15 और 16 निलंबित हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 17, 18 पे और आर्टिकल शेष जो भी अनुच्छेद बचे हैं मौलिक अधिकारों के, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल वे अधिकार ही निलंबित होंगे जिनका उस राष्ट्रपति के आदेश में जिक्र होगा, उल्लेख होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं बात? ये स्वतः होता है, ये आदेश के माध्यम से होता है। ये केवल इन 2 परिस्थितियों में ही लागू हो सकता है, ये तीनों परिस्थितियों में लागू हो सकता है। और खास बात यह कि एक संविधान संशोधन किया गया, और वो संविधान संशोधन वही है 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसके द्वारा आर्टिकल 359 में एक चेंज किया गया, एक संशोधन किया गया, एक बात लिखी गई, बल्कि जोड़ी गई। और वो क्या जोड़ी गई? कहा गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इन दोनों को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 359 में लिखी हुई बात है।
कि अनुच्छेद 20 को और अनुच्छेद 21 को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा, आर्टिकल 358 और 359। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर देखिए इसका प्रयोग, आर्टिकल 352 का प्रयोग अब तक कितनी बार कैसे किया गया? अब तक 3 बार प्रयोग किया गया है। पहली बार इसका प्रयोग हुआ भारत चीन युद्ध के समय, और भारत चीन युद्ध 1962 की बात है। भारत चीन युद्ध के समय उद्घोषणा कब हुई? उद्घोषणा होती है 26 अक्टूबर 1962 को। और उद्घोषणा की किसने? ये उस समय जो राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे नेहरू। ठीक है। कब तक रही है? तो ये रहती है 10 जनवरी 1968 तक। लेकिन करने वाले थे इस दिन वो थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। दूसरी उद्घोषणा हुई, वो हुई भारत और पाक युद्ध के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ बांग्लादेश वाला उस समय, और ये होती है 3 दिसंबर 1971। और रहती कब तक है? 21 मार्च 1977। तो इस दिन जिस दिन उद्घोषणा हुई, राष्ट्रपति कौन थे? वो थे वीवी गिरी। और प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे नेहरू। तीसरी उद्घोषणा की बात करें तो वो आंतरिक अशांति के आधार पर। और ये उद्घोषणा होती कब है? ये उद्घोषणा होती है वो 25 जून 1975। और कब तक रही? 21 मार्च 1977। एक साथ ही दोनों, दूसरी और तीसरी दोनों समाप्त हो गई। और इस दिन जिस दिन उद्घोषणा हुई, उद्घोषणा करने वाले राष्ट्रपति तो फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अच्छा सुनिए, देखिए ये ऐसे गलतियां होती हैं। यहां पे इंदिरा गांधी है, नेहरू जी की तो डेथ हो गई थी 1964 में ही। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1971 में। जब ये उद्घोषणा हुई तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, नेहरू तो यहाँ थे। नेहरू की तो डेथ हो गई थी 27 मई 1964 को। ये इंदिरा गांधी थी, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए ये आपके आपातकाल है। आर्टिकल 352 की हम बात कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के आपातकाल की हम बात करते हैं, और उस आपातकाल में हम बात करते हैं किस? आर्टिकल 356 की। किसी राज्य में किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में। और कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 356। देखिए इसे आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। हालांकि इस शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। उन्हीं बिंदुओं में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उद्घोषणा, राज्यपाल के प्रतिवेदन से या किसी अन्य माध्यम से यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो, यह पता लगे कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, अर्थात वहां का संविधान, वहां का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, नहीं चलाया जा रहा है,
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर देता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की जो है उद्घोषणा की, ये उद्घोषणा 356 के तहत उद्घोषणा की जाती है। उसमें 365 भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आर्टिकल 365 भी एक कारण है, और आर्टिकल 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों की अनुपालना न करे तो यह माना जाएगा कि वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। और संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है का सीधा सीधा मतलब वहां राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। तो 356 के आधार पर, 365 के आधार पर भी ये उद्घोषणा की जा सकती है कि यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों की अनुपालना ना करे तो ये माना जाएगा कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। तो ये आर्टिकल 365 कहता है। देखिए आर्टिकल 356 के संबंध में कुछ और बात कि ये उद्घोषणा आशंका के आधार पर नहीं की जा सकती। ये खास बात ध्यान रखें। आपने वहां बात की थी कि आशंका के आधार पर की जा सकती है, लेकिन 356 का प्रयोग आशंका के आधार पर नहीं किया जा सकता। अर्थात केवल तभी होगी जब वास्तव में उस राज्य में तथ्यात्मक रूप से संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। ये नहीं कि संवैधानिक तंत्र विफल होने की संभावना है, इस आधार पर नहीं कर सकते। आशंका के आधार पर इस उद्घोषणा का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना चूंकि ज्यादा रहती है, बल्कि दुरुपयोग बहुत बार हुआ है। इसलिए ये कहा गया कि इस आशंका के आधार पर उद्घोषणा नहीं होगी। एसआर मुंबई केस आया 1994 में, उसने साफ साफ शब्दों में इसके बारे में दिशा निर्देश कई जारी किए। हम बात करेंगे उसके बारे में आगे। फिर देखिए ये उद्घोषणा कितने समय तक प्रभावी रहेगी। तो ये उद्घोषणा प्रभावी रहेगी 2 माह तक। मूल संविधान में 352, 356, 360 तीनों के लिए 2 माह था। 352 में 44वां संविधान संशोधन करके 2 माह से 1 माह कर दिया, लेकिन 356 और 360 दोनों अभी भी 2-2 माह है। ठीक है, फिर देखिए आगे संसद द्वारा अनुमोदन। इस 2 माह की अवधि में यदि संसद के दोनों सदन अपने साधारण बहुमत से इसे अनुमोदित कर दे, उद्घोषणा, ये आपातकाल उद्घोषणा की तिथि से 6 माह की अवधि तक बढ़ जाता है। ये 6 माह यहां से माने जाएंगे पहले वाले, जबकि वहां कहां से माने जा रहे थे, यहां से माने जा रहे थे। 6 माह की अवधि से तक बढ़ जाएंगी। इस 6 माह की अवधि से पूर्व यदि पुनः साधारण बहुमत से इसे अनुमोदित कर दिया तो फिर अनुमोदन की तिथि से 6 माह की अवधि तक बढ़ जाती है। ठीक है, और ऐसी उद्घोषणा प्रति 6 माह से संसद के अनुमोदन से 6 माह से अनुमोदन मिलता रहे, अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रखी जा सकती है। अधिकतम 3 वर्ष, ध्यान रखनी है बात। लेकिन प्रावधान यह किया गया कि 1 वर्ष से अधिक समय तक इसे केवल इन 2 कारणों के होने पर ही लागू रखा जा सकता है, वरना 1 साल से ज्यादा भी नहीं जाएगी। 2 कारण है, 2 में से कोई एक कारण तो 1 साल से ज्यादा चली जाएगी, 6 माह से अनुमोदन मिलता रहे तो। और 2 कारण में से एक कारण तो है यदि उस समय देश में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, प्रभावी है। और या फिर दूसरा कारण कि यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में उस समय चुनाव कराए जाने संभव नहीं है। इन 2 में से कोई सी भी एक वजह हुई तो फिर राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज्यादा समय तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 6 माह से अनुमोदन तो हर 6 माह जरूरी होगा, उसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पंजाब में यह आपातकाल एक बार 5 वर्ष तक लागू हुआ था, तो उसमें 3 साल वाला प्रावधान लागू क्यों नहीं हुआ, वो समझना आप। पंजाब में आपातकाल लागू हुआ 11 मई 1987। समझना एक बात, 1 वर्ष तक लागू रहा, 6 माह करके 2 बार। 1 वर्ष समाप्त हुआ, चुनाव आयोग ने कहा कि भाई यहां चुनाव कराए जाने संभव नहीं है। हर 6 माह चुनाव आयोग ने यह प्रमाणित किया
संसद ने अनुमोदित किया, 3 साल तक बढ़ गए, अधिकतम 3 साल तक ही रह सकता है। 1990 आ गया, लेकिन अभी भी वहाँ चुनाव कराए जाने संभव नहीं थे, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। तो फिर संविधान में एक संशोधन किया गया, 64वां संविधान संशोधन, और ये संशोधन करके आपातकाल, पंजाब के संबंध में आपातकाल की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 3.5 साल कर दी, मतलब 6 महीने बढ़ा दी। 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी भी स्थिति अनुकूल नहीं थी। एक संशोधन और किया गया, 67वां संविधान संशोधन, अवधि 3.5 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी, 6 माह और बढ़ा दिए, अभी भी अनुकूल नहीं थी परिस्थितियां। तो फिर बाद में एक संशोधन और किया गया, 68वां संशोधन, 4 साल से बढ़ाकर इसको 5 साल, 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, और तब जाके पंजाब की स्थितियां सामान्य हुई, वहां चुनाव हुए। तो इस तरीके से 3 संशोधन करने पड़े, देख लो आप। अब आपसे पूछे कि वर्तमान में पंजाब में आपातकाल राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? तो ध्यान रखें, 3 वर्ष तक ही लागू होगा। ये जो 5 साल की बात थी वो 11 मई 1987 से 3.5 साल, 11 मई 1987 से 4 साल, 11 मई 1987 से 5 साल, ये लिखा गया था। तो मतलब उस एक घटना विशेष के लिए ही ये संशोधन किए गए थे। 5 साल वाले प्रावधान अब लागू नहीं होते हैं पंजाब में, ठीक है। इस तरीके से ये संसद का अनुमोदन है जो हमने समझा। आगे समझिए इसकी समाप्ति कैसे होगी। इस आपातकाल की समाप्ति 2 तरीके से होती है, वो 3 तरीके थे, यहां 2 तरीके, तुलना करते चलना। पहला तरीका राष्ट्रपति द्वारा इसे समाप्त किए जाने के आदेश से, वही तरीका जो पहला तरीका उसमें है, और दूसरा संसद द्वारा इसे अनुमोदित न किए जाने पर, वही तरीका है जो पहले में दूसरा तरीका था, अनुमोदित ना करे तो। बस 2 तरीके हैं, ऐसे इसे समाप्त किया जा सकता है। फिर देखिए इसका प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले देखिए इसका कार्यपालिका संबंधी प्रभाव। तो जैसे ही आपातकाल लागू हुआ, अब क्या होगा, अब राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, करे जरूरी नहीं है लेकिन किया जा सकता है। मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अब केंद्र सरकार करेगी, और केंद्र सरकार किसके माध्यम से करेगी, तो वहां राष्ट्रपति वो राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाएगा, इसीलिए इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। या तो राज्यपाल के माध्यम से या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से वहां का कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। अगर राज्य सरकार को समाप्त कर दिया जाता है तो, राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है तो, और सामान्यतः भंग किया ही जाता है। क्यों? क्योंकि 356 का दुरुपयोग ही ज्यादा किया गया है। उसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है असल में जो शासन केंद्र की सरकार में जिसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। फिर देखिए विधायी प्रभाव। अब यहां राज्य सरकार को तो भंग किया ही जा सकता है, लेकिन राज्य की विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है, करे जरूरी नहीं। राज्य विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है, और अगर राज्य विधानसभा भंग हो जाएगी तो कानून कैसे बनेंगे? तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से उस राज्य का कानून व्यवस्था को संचालित करता है, फिर अध्यादेश जारी करता है इस अवधि में, और वहां के कानून उस अध्यादेश के माध्यम से चलते हैं। ये उसका विधायी प्रभाव है। तो इस तरीके से उस राज्य की पूरी शक्तियां हैं एक तरीके से केंद्र के पास चली जाती हैं, केंद्र के मनमर्जी से वहां का शासन चलता है। अब चूंकि इसका दुरुपयोग ज्यादा किया गया तो एक केस आया, देखिए एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने एसआर बोम्मई केस में दिशा निर्देश दिए, व्यापक दिशा निर्देश दिए 356 के बारे में, कौन कौन सी परिस्थितियों में 356 को लागू किया जाए, कौन से में इसे लागू नहीं किया जा सकता। कहा आशंका के आधार पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। कहा गया कि यदि अन्य कोई विकल्प है तो इसे केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है। फिर कहा गया वास्तविक तथ्य होने पर ही इसका उपयोग किया जाए, और इसका प्रयोग उस स्थिति में ना किया जाए कि जैसे 1977 और 1980 में किया गया था कि लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा में 1977 में कांग्रेस हार गई,
तो 9 राज्यों में मोरारजी देसाई ने इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था कि वहां कांग्रेस चूंकि लोकसभा के चुनाव में हार गई है, तो उन राज्यों में राज्य सरकारों ने अपना जनाधार खो दिया है। बताइए, राज्य सरकार का जनाधार लोकसभा के चुनाव से तय थोड़ा ना होता है। 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से सही किया, और दोनों बार मजे की बात यह रही कि राजस्थान लपेटे में आया। 1970 में हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, 1980 में भैरों सिंह शेखावत थे। तो इसका मतलब यह है कि यह प्रावधान किया गया कि इस आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का यूज नहीं किया जाएगा, 356 का यूज नहीं किया जाएगा कि उस राज्य में शासन करने वाला जो दल है वो लोकसभा के चुनाव में उसको सीटें नहीं मिली है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से राज्य सरकार का जनाधार निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे ये प्रावधान भी इसमें किया गया। एसआर बोमे केस की बात है। एक प्रावधान और किया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। एसआर बोमे केस ने कहा। ये देखिए, वो दौर था जब अयोध्या मामला हुआ था, बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया, और उसके लिए फिर क्या हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि पंथ निरपेक्षता के तत्व की रक्षा करे। यदि कोई राज्य सरकार पंथ निरपेक्षता के तत्व की रक्षा करने में नाकाम रहती है, तो इस आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग देखते हैं हम अब तक कि कैसे कैसे क्या। तो आप प्रयोग की अगर बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो सबसे पहला प्रयोग किया गया था 20 जून 1951, और यह प्रयोग किया गया पंजाब में, सबसे पहला प्रयोग। सबसे ज्यादा बार इसका प्रयोग इंदिरा गांधी ने किया जब वो प्रधानमंत्री रही, और 50 बार इसका यूज हुआ। ये समझिए। राजस्थान में इसके यूज की जहां तक बात है, राजस्थान में इसका प्रयोग किया गया 4 बार। पहली बार जब इसका प्रयोग किया राजस्थान में 1967 में चुनाव हुए थे, किसी दल को बहुमत नहीं मिला था, उस स्थिति में किया गया। राज्यपाल उस समय थे डॉक्टर संपूर्णानंद, लेकिन कुछ समय बाद संपूर्णानंद हटे तो सरदार हुकुम सिंह वो राज्यपाल बने। उनके समय में भी ये लागू था। मुख्यमंत्री यहां थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, दूसरी बार लगा 1977 में, जब मोरारजी देसाई ने एक साथ 9 राज्यों में लगाया था। मुख्यमंत्री राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, कार्यवाहक राज्यपाल थे, कुछ समय के लिए रहे, और उसके बाद में राज्यपाल बनते हैं रघुकुल तिलक। मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में 1980 में। उस समय राज्यपाल रघुकुल तिलक, और मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। और चौथी बार लगता है 1992-93 में। सबसे लंबी अवधि में राजस्थान में इसमें रहा। मुख्यमंत्री राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी, और इनके बाद में बने बलिराम भगत, दोनों के समय में था ये। और मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। इस तरीके से ये आपके राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की बात भी मेरे ख्याल से आपके समझ आ गई होगी। अब देखिए, एक छोटा सा बिंदु बचता है, तीसरे प्रकार का आपातकाल, और बहुत सामान्य सा है, हम थोड़ी सी देर में इसको भी कर लेते हैं। वित्तीय आपातकाल, इन्हीं 5 बिंदुओं में इसका अध्ययन भी कर लेते हैं। आर्टिकल 360, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन जरूर करें। और आर्टिकल 360 कहता है
कि इसकी उद्घोषणा कैसे होगी, कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो कि देश की आर्थिक साख या वित्तीय साख संकट में है, तो इस आधार पे आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ये जो वित्तीय आपातकाल है ये कितने समय तक प्रभावी रहेगा? 2 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा यदि संसद इसे अनुमोदित नहीं करती है तो। लेकिन संसद यदि इस 2 माह की अवधि में इसे कर दे अनुमोदित, तो इसे अनुमोदित किए जाने पर क्या होगा? ऐसी उद्घोषणा फिर बाद में बढ़ जाती है। कितने समय तक के लिए? आपको 6 माह की बात याद करने की आदत पड़ चुकी है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। 2 माह की अवधि में यदि इसे अनुमोदित कर दिया तो ऐसी उद्घोषणा आगे बढ़ जाती है। कब तक? जब तक राष्ट्रपति इसे समाप्त ना करे। मतलब यह कि इस उद्घोषणा को, इस आपातकाल को संसद द्वारा एक बार अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी कौन से बहुमत से? वो भी साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से यदि एक बार अनुमोदित कर दिया तो फिर ये उद्घोषणा, इसे प्रति 6 माह से संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये लगातार जारी रहेगी फिर तब, जब तक राष्ट्रपति इसे समाप्त न कर दे तब तक। तो इसका मतलब ये समाप्त कब होगी? इसकी समाप्ति के क्या तरीके हैं? इसकी समाप्ति का एक ही तरीका है कि राष्ट्रपति इसे समाप्त कर देगा तब ये समाप्त होगी। और दूसरे तरीके से केवल यहाँ समाप्त हो सकती है, केवल यहाँ जब यदि संसद इसे अनुमोदित ना करे तो यहाँ समाप्त हो सकती है। एक बार अनुमोदित कर दिया संसद ने, उसके बाद में एकमात्र तरीका राष्ट्रपति द्वारा इसे समाप्त किया जाना ही है। ठीक है, प्रभाव क्या होगा इसका? देखिए, अगर हम इसके प्रभाव की बात करें, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव की बात करें, तो वित्तीय आपातकाल तो प्रभाव भी वित्तीय होगा। तो पहली बात तो राज्य विधानमंडलों में जो धन विधेयक और वित्त विधेयक पारित होते हैं, वो वित्त विधेयक जो अब तक राज्यपाल की अनुमति से ही, राज्यपाल की स्वीकृति से ही कानून बन रहे थे, अब उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बगैर ये कानून नहीं बनेंगे। दूसरी बात ये कि अब क्या होगा, राष्ट्रपति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी और कर्मचारी जिनमें कि न्यायाधीश भी शामिल हैं, न्यायाधीश शामिल हैं, इनमें इनके वेतन में आवश्यक कटौती की जा सकती है। इनके वेतन में आवश्यक कटौती की जा सकती है। इसका एक प्रभाव यह होगा 360, आर्टिकल 360 ये है। प्रयोग की जहां तक बात है, अब तक आर्टिकल 360 का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है, एक बार भी नहीं किया गया है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में आर्टिकल 352, 356 और 360 ये हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि शायद ये आपको समझ आया होगा। इसको अगर समझ नहीं आए तो एक बार वापस इस क्लास को देखें। फिर भी समझ ना आए तो आप निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न जरूर पूछें। कोशिश की जाएगी कि आपके उस प्रश्न का समाधान किया जाए। तो अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जय हिंद।